बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलेगा 40% का अनुदान। केंद्र सरकार मत्स्य पालन करने वाले लोगों के लिए योजनाएं चलाती है, जिसके तहत मछली पालन के लिए 60% तक पैसा दिया जाता है। अब इसी तर्ज पर यूपी की योगी सरकार मत्स्य पालन करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम लेकर आई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 40% तक का अनुदान मिलेगा। यूपी वालों को न्यू ईयर पार्टी के लिए लेनी होगी अनुमति। यूपी के कई जिलों में बिना अनुमति के न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी नहीं होगी। किसी भी पार्टी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। किसी दिवस में क्रिसमस और नववर्ष के कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित हो तो कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, प्रति व्यक्ति शुल्क और प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा का उल्लेख करते हुए समस्त औपचारिकताओं सहित अनुमति के लिए मनोरंजन कर विभाग के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद को आवेदन 3 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सुखोई 30 विमानों के डिस्क ब्रेक की प्रयागराज में मरम्मत। भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के डिस्क ब्रेक की मरम्मत प्रयागराज में होगी। वायुसेना के विमानों की मरम्मत करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लड़ाकू विमानों की डिस्क ब्रेक मरम्मत की जिम्मेदारी नैनी एरोस्पेस लिमिटेड को सौंपी है। लड़ाकू विमानों का डिस्क ब्रेक लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इकाई से प्रयागराज लाया जाएगा। बनारस से लखनऊ का सफर 5 घंटे में शटल ट्रेन की तर्ज पर चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। राज्य परिवहन निगम वाराणसी से लखनऊ के बीच शटल ट्रेन की तर्ज पर राजधानी एक्सप्रेस बसें चलाएगा। ये नॉन स्टॉप बसेस 5 घंटे में बनारस से लखनऊ की दूरी तय करेंगी। इनका किराया सामान्य बसों से 10% ज्यादा होगा। जौनपुर बाईपास होकर सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए ये बसेस सीधे लखनऊ पहुंचेंगी। इनके जनवरी में चलने की उम्मीद है। कम समय में ज्यादा दूरी तय करने वाली 5 राजधानी एक्सप्रेस बसेस का प्रस्ताव परिवहन निगम के मुख्यालय ने स्वीकार कर लिया है। कैंट, चंदौली, जौनपुर, सोनभद्र और विंध्यनगर डिपो से एक बस का संचालन होगा। इन बसों का रंग अलग होगा। वाराणसी एयरपोर्ट को मिलेगी हाईटेक फायर स्टेशन की सौगात। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को नए साल में हाईटेक फायर स्टेशन की सौगात मिलेगी। 6.88 करोड़ की लागत से बन रहे इस स्टेशन का निर्माण अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा। स्टेशन में उच्च श्रेणी के फायर फाइटिंग सिस्टम लगेंगे। परिसर में धुआं उठते ही अलार्म बजने लगेगा। यहाँ इमरजेंसी मेडिकल सेंटर और वर्कशॉप भी बन रही है। अभी एयरपोर्ट पर 7वीं श्रेणी का फायर स्टेशन है। ये रनवे के काफी करीब है। सुरक्षा को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने दूसरी जगह नया फायर स्टेशन बनाने का निर्देश दिया। राम मंदिर में 1 साल में 4 गुना तक बढ़ गया चढ़ावा। राम मंदिर निर्माण के बाद देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं के समर्पण से रामलला के चढ़ावे की धनराशि लगातार बढ़ रही है। मंदिर के दान पात्र में चढ़ावे के साथ तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के काउंटर पर जमा हो रही समर्पण राशि को मिलाकर हर महीने की आमदनी 1 करोड़ पहुंच गई, जबकि बीते साल तक ये केवल 25 लाख के करीब हुआ करती थी। राम मंदिर के चढ़ावे की धनराशि की गणना पहले महीने में 2 बार निर्धारित तिथियों में होती थी। वहीं अब प्रतिदिन गणना के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी सुबह 10 बजे आते हैं और शाम 4 बजे गिनती की धनराशि लेकर बैंक वापस जाते हैं। नौसर्गिक के जरिए यूपी बनेगा इको टूरिस्ट जोन। उत्तर प्रदेश में इको टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत को देखते हुए सरकार 9 टूरिस्ट सर्किट का निर्माण करने जा रही है। इसमें प्रदेश का 1 राष्ट्रीय पार्क, 11 वाइल्ड लाइफ और 24 बर्ड सेंचुरी को जोड़ा जाएगा। इन सर्किट के माध्यम से पूरा प्रदेश एक इको टूरिस्ट जोन बन जाएगा। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के साथ ही प्राकृतिक स्थलों की भी भरमार है। सरकार की मंशा इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की है। चीन से यूपी लौटे व्यक्ति में कोविड की पुष्टि। आगरा में मिला पहला केस। ताजनगरी में कोविड का पहला मामला सामने आया। संक्रमित 2 दिन पहले चीन से लौटा था। यहां उसने निजी पैथोलॉजी लैब में जांच कराई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित के घर पहुंचकर सदस्यों की जांच कराई है। मारुति एस्टेट कलाकुंज शाहगंज के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति चीन गया था। वो 22 दिसंबर को भारत आया था, जबकि 23 दिसंबर को आगरा लौटा था। यहां उसने निजी लैब पर कोरोना की जांच कराई। रविवार को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर निजी लैब ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी।
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर 26 दिसंबर से बढ़ेगी निगरानी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग एयरपोर्ट के बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी निगरानी बढ़ाएगा। आज से वहां भी यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू होगी। कोरोना संदिग्ध यात्री की जांच होगी। विभाग बाजार, मॉल और भीड़ वाले इलाके में जल्द ही रैंडम सैंपलिंग की भी तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग शुरू हो गई। विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। दुर्गा शंकर मिश्र को विस्तार मिलेगा या किसी अन्य अफसर को तैनाती मिलेगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। वहीं सेवा विस्तार न होने की स्थिति में अन्य सीनियर IAS अफसरों के नामों की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये भी है कि किसी अफसर को कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक भी बनाया जा सकता है। यूपी पुलिस के 1087 पुलिसकर्मियों के करोड़ों के वेतन का हिसाब नहीं। यूपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय बस्ती का आंकिक शाखा के निरीक्षण में DIG RK भारद्वाज ने करोड़ों की वित्तीय अनियमितता पकड़ी। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों के रोके गए भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड न मिलने पर DIG ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने SP आशीष श्रीवास्तव को ASP की अगुवाई में टीम बनाकर जांच कराने का आदेश दिया। DIG RK भारद्वाज शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंची थी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से LU शिक्षकों के रिटायर होने की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने को कहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने यह आदेश डॉक्टर प्रेमचंद्र मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे 65 वर्ष की आयु तक संबंधित विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के हकदार थे। इस प्लांट को लगाने पर किसानों को 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 1.25 लाख लोगों को रोजगार। खेती किसानी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके जरिए बड़ी संख्या में किसान बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत पूरे डेयरी क्षेत्र का कायाकल्प करने की कोशिश कर रही है। दूध और दूध से प्रसंस्कृत उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही पशु आहार के क्षेत्र का भी विकास करने की योजना बनाई जा रही है। यूपी में MLC की 6 सीट पर बीजेपी में मंथन। इन नामों को आगे कर बीजेपी खेलेगी बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 6 सीट्स पर मनोनीत कोटे से सदस्यों का चयन जल्द होना है। मनोनीत कोटे से बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को सदन भेजने की तैयारी में है और इसके लिए नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मनोनीत कोटे की 6 सीट्स के लिए 22 ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा तेज हो गई है। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को CM योगी की आर्थिक मदद। पत्रकारों के परिजनों के बीच CM योगी कोविड-19 से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को CM योगी की आर्थिक मदद। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को CM ने चेक दिए। CM योगी ने 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। पत्रकारों के परिजनों को संबोधित करते हुए बोले, कोरोना के समय में मीडिया ने जागरूकता फैलाई है। कोरोना के दौरान मीडिया ने सराहनीय काम किया। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक होटल गेस्ट हाउस फुल। कोविड नियमों का पालन होगा। श्रद्धालु ब्रज में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ 2022 के अंतिम दिनों में होगी। मथुरा वृंदावन में 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक होटल गेस्ट हाउस फुल हैं। श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में हर साल करोड़ों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थ स्थल होने के कारण मथुरा वृंदावन में होटल गेस्ट हाउस अच्छी संख्या में है। ऑनलाइन जमा की फीस, अब न रसीद मिल रही ना ही डिग्री। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ऑनलाइन डिग्री और उपाधि के लिए छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। ऑनलाइन भुगतान के बाद भी छात्रों के पास ना कोई संदेश आ रहा है और ना ही सही जानकारी मिल रही है। काउंटर पर संपर्क कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि फिर से शुल्क जमा करना होगा। साल भर पहले आवेदन करने वाले छात्रों की फीस रसीद भी सुरक्षित न होने के कारण वो परेशान हैं। वहीं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्टूडेंट पोर्टल से फीस जमा करने का डेटा भी गायब है। जटारी में राजस्व राज्य मंत्री ने किया चित्र प्रदर्शनी और कैंप का उद्घाटन। 27 दिसंबर तक लगेगा। सुशासन दिवस पर अलीगढ़ में चप्पल ब्लॉक के जटारी में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी, जन जागरूकता कार्यक्रम व लाभार्थी शिविर का उद्घाटन राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने किया।
केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से टप्पल ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। लाभार्थी कैंप में 50 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड के आवेदन किए गए। साथ ही दिव्यांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। मथुरा शाही ईदगाह में सर्वे के आदेश। स्वामी जितेंद्रानंद बोले, भव्य मंदिर बनने का रास्ता खुलेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह शाही ईदगाह का सर्वे होगा। मथुरा जिला अदालत के इस आदेश का अखिल भारतीय संत समिति ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए स्वागत किया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सर्वे के माध्यम से अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। युवाओं पर है देश की सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा को बचाए रखने का भार। देवरिया पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा की रक्षा करने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। अपने मिशन पर चलकर भविष्य का संवारने का कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग को भारतवर्ष से बाहर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े युवा ही सबसे योग्य हैं। इसके लिए संगठन को मजबूत करना और सदस्यता बढ़ाना होगा, तभी ये कार्य संभव होंगे। लॉ पास उम्मीदवारों के लिए यूपीपीएससी ने निकाली भर्ती। जानिए एज लिमिट से लेकर लास्ट डेट तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के बम्पर पद पर भर्ती निकाली है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और जल्द ही इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ जाएगी। वे कैंडिडेट्स जो यूपीपीएससी के सिविल जज पद पर आवेदन करना चाहते हो, डिटेल जानने के लिए पूरी खबर जानें। ये भी जान लें कि इन पद पर आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। एसबीआई एचडीएफसी की एफडी पर शानदार रिटर्न। सीनियर सिटीजन को मिलेगा जबरदस्त ब्याज। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी के बाद प्राइवेट और सरकारी बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया है। कई बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में जोरदार इजाफा किया। वरिष्ठ नागरिकों के फिक्स डिपॉजिट पर आम लोगों से अधिक ब्याज मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर एचडीएफसी बैंक तक ने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। यूपी के शहर में दिसंबर की सर्दी में हुआ गर्मी का एहसास। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। कानपुर में रात में हुई बूंदाबांदी के बाद दिन में सर्दी सिमट गई। सर्द हवाएं न चलने से गर्मी का एहसास हुआ। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को येलो अलर्ट घोषित किया। इसके बाद फिलहाल आज 26 से 28 दिसंबर तक कोई येलो अलर्ट नहीं है। सामान्य सर्दी पड़ने की संभावना जताई गई है। शनिवार को दिन का पारा सामान्य से 2 डिग्री अधिक 25.2 और रात का तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक 10.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया गुंडों की पार्टी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने सपा को गुंडों की पार्टी बताकर जोरदार हमला किया। कन्नौज में पूर्व प्रधान के चुनावी रंजिश में हुई हत्या के बाद डिप्टी सीएम उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के गुंडों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस तरह की करतूत से समाजवादी पार्टी जल्द ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। लाखों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। पेंशन में वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान। देश के 25 लाख पेंशनर के लिए खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट के द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन के बाद पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। वहीं पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।